जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग वर्ण व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण बिंदु स्वर विभाजन से संबंधित बात करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पाठ से हर बार कम से कम 2 से 3-4 प्रश्न तक भी परीक्षा में पूछता है। हमको इस बात पर भी ध्यान देना है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। हम लोगों को पढ़ना है स्वर विभाजन। क्या पढ़ना है? स्वर विभाजन। देखिए, पिछली कक्षा हमने स्वर से संबंधित तमाम बातों को आपके सामने रख दिया है और आज हम लोग इससे संबंधित बात नहीं करने वाले हैं। हमको सीधे अपने मेन टॉपिक पर आना है और आपको हम बता दें कि जो स्वर का विभाजन है वह कई तरीके से, कई आधार पर किया जाता है। जैसे ओष्ठ के आधार पर, जिह्वा के अग्रभाग के आधार पर या मुख के आधार पर, तमाम प्रकार से, तमाम आधारों पर स्वर का विभाजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको केवल 2 आधार पर ही अध्ययन करना है, क्योंकि इन्हीं 2 आधारों से संबंधित अक्सर परीक्षा में पूछता है। तो यह 2 आधार कौन है? यह जो पहला आधार है, यह है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, यहाँ पर देख लीजिए। एक प्रश्न है, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। दीर्घ स्वर नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना। एक विकल्प में दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी 3 में दीर्घ स्वर है। अब यहाँ पर देखिए, जो चारों विकल्प दिया हुआ है आपके पास, जो किताबें हैं उसके माध्यम से यदि देखा जाए तो सब दीर्घ स्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर अभी जो हम लोग समझने जा रहे हैं उसी में मिलेगा, हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कब मिलेगा? जब आप पूरा समझेंगे तब। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है मूल स्वर, इसकी संख्या 4 होती है, और दूसरा है संध्या स्वर। ठीक। मूल स्वर इसका जो दूसरा नाम है उसको हम एकल स्वर के नाम से भी जानते हैं, एकल स्वर। ठीक। या इसको अन्य तीसरे नाम से भी जानते हैं, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक। मूल स्वर को, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, यह आधार स्वर, आधार स्वर। तो ये जो नामकरण हुआ है, सबके पीछे कोई न कोई कारण होता है, सबके पीछे कोई न कोई कारण होता है। जैसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है मूल का मतलब क्या होता है? आधार होता है, जड़ होता है। और इसका नाम जैसे कि हमने बताया एकल स्वर, ठीक ना। तो पहले इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। इसको मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य स्वरों का आधार है, अन्य स्वरों का आधार है, यानी इनको छोड़ करके। अब देखिए, इसमें पहली बात की यह भी देख लीजिए कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो यह है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4, इनकी संख्या हमने बताया 4 है। ये 4 मूल स्वर हैं, ठीक है ना। मूल स्वर, इनको एकल स्वर भी कहते हैं। कहने का मतलब कि जिसके निर्माण में, जिसकी रचना में अन्य किसी भी स्वर का योग नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक ना, बात समझ में आई। जिस स्वर की रचना में किसी अन्य स्वर का कोई भी योगदान नहीं होता है, कोई भी रोल नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इसको एकल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी यह अकेला होता है। एकल का मतलब अकेला होता है, तो यह अकेला होता है, ठीक है ना। एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मात्रा एक मानी जाती है। इसको आधार स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य स्वरों का आधार है। कहने का मतलब कि ये 4 जो हैं, इनको छोड़कर जितने भी स्वर हैं, उनकी रचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना इनके सहयोग से उनकी रचना हो ही नहीं सकती है, इसलिए इसको हम आधार स्वर कहते हैं। ठीक। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। जो दूसरा प्रकार है वह है संध्या स्वर। देखिए, यह लिखा हुआ है संध्या। यहां पर संधि में हम य प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? संध्या बनेगा।
और हम जानते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं और एक तीसरे की का निर्माण करते हैं, तीसरे की रचना करते हैं, तो उसको हम संध्य स्वर के नाम से जानते हैं। यह संध्य स्वर जो है यह भी दो प्रकार का, पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। जो दीर्घ स्वर है इसकी संख्या 3 है और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने आपको पता होगा कि दीर्घ माने बड़ा होता है, ठीक ना? दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होता है। और ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? देखिए यहां पर आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन, संख्या 3 हमने बताया, ये तीन दीर्घ स्वर हैं। क्यों दीर्घ स्वर है? दीर्घ माने हमने पहले ही बता दिया बड़ा। इसको इस तरीके से समझिए, यह एक घर है, यह दूसरा घर है, यह तीसरा घर है, ठीक है ना? इस घर में दो भाई रहते हैं, कौन कौन? अ और आ। और इस घर में दो भाई रहते हैं, छोटी ई और बड़ी ई। इस घर में भी दो भाई रहते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जो पहला वाला घर है ये छोटा भाई है, यह बड़ा भाई है। इसमें भी यह छोटा है, यह बड़ा भाई है। इसमें भी यह छोटा है, यह बड़ा भाई है। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना? तो इसलिए यह और यह, ये तीनों दीर्घ स्वर हुए, ठीक ना? अब एक प्रकार से और समझ लीजिए, एक प्रकार से और समझ लीजिए। देखिए हमने कहा कि यह संध्य स्वर का जो पहला प्रकार है, और इसके लिए हमने बताया है कि इसकी रचना में दो स्वरों का योग होता है। तो कौन कौन से होता है? देखिए अ से अ जब जुड़ेगा तो बनेगा क्या? आ। छोटी ई से छोटी ई जब जुड़ेगा तो बनेगा बड़ी ई। छोटा ऊ से छोटा ऊ जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। हमने यही तो लिखा है, हमने यही लिखा है, दूसरा कुछ नहीं लिखा है। तो कुल मिलाकर के दीर्घ स्वर की जो संख्या है वह कितनी है? 3। और कौन कौन से हैं? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक। इसके बाद नंबर आता है कि इसका संयुक्त स्वर का। संयुक्त स्वर, संयुक्त संयोग नामक शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना? संयोग, संयोग से बना हुआ है। संयोग का मतलब क्या होता है? मेल। संयोग का मतलब क्या होता है? मेल। यानी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे एक नए स्वर की रचना होती है तब उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, ठीक ना? तो 4 यहां पर हो गए, 3 यहां पर हो गए, ठीक ना? अब देखिए एक बात और, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, जो दीर्घ स्वर है इसको हम सवर्णी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सवर्णी स्वर, सवर्णी, सवर्णी, सवर्णी स्वर कहते हैं, ठीक है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वह एक होता है, ठीक है ना? इसमें जो दो स्वर आपस में मिल रहे हैं इनका उच्चारण स्थान एक होता है, चाहे जहां से भी हो, चाहे कंठ हो, तालव्य हो, चाहे जो भी हो, ठीक ना? अब यहां पर देखिए जो संयुक्त स्वर है इसमें भी दो स्वर आपस में मिले हुए हैं तब जाकर के इसकी रचना हुई है। लेकिन अंतर इतना है कि इसमें जो दो स्वर आपस में मिलते हैं उनका उच्चारण स्थान एक होता है और यहां पर जो दो स्वर आपस में मिलते हैं उनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे हमने अधन ई को जोड़ा, अधन ई को जोड़ा तो बनेगा क्या? ए बनेगा। अब देखिए इसका उच्चारण दूसरा है, इसका उच्चारण स्थान दूसरा है। यह है कंठ, यह है कंठ, यह है ताल, ठीक ना? इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, ठीक। उसी प्रकार से अ से, उसी प्रकार अ से जब उ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है ना? इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक।
और इसका उच्चारण क्या है? इसका उच्चारण है ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक ना। तो इसके और इसके मेल से क्या बना? ओ बना। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से यहां देख लीजिए, वहां पर जगह नहीं है। यहां पर देखिए अ से जब ए मिलेगा, अ से जब ए मिलेगा तो बनेगा क्या? अय बनेगा। ठीक, और अ से जब ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। अब इनकी संख्या देख लीजिए कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, जब कंठ और ताल एक दूसरे से मिले तो इसका नाम क्या पड़ेगा? कंठ ताल, कंठ ताल। ठीक, उसी प्रकार से कंठ और ओष्ठ जब आपस में मिले तो यहां पर भी तो एक नए स्वर की रचना हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंठोष्ठ। क्या कहेंगे? कंठोष्ठ। ये ठीक, इसी प्रकार से यह है। अब हाँ, जो प्रश्न आपके बीच में हमने दिया है यह वाला, अब इस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। पूछ रहा है निम्न में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक ना। अब आपको पता होगा, जबकि हमने पीछे बता दिया, यह भी दीर्घ स्वर है, यह भी दीर्घ स्वर है, यह भी दीर्घ स्वर है, और यह दीर्घ स्वर नहीं है। यह दीर्घ स्वर नहीं है। हमने जो अभी स्वर का विभाजन किया है उत्पत्ति के आधार पर, उसके हिसाब से यह दीर्घ स्वर नहीं है। यहां पर फिर से देख लीजिए, औ औ की बात है। अब यहां पर देखिए औ कहां लिखा हुआ है? औ यहां पर लिखा हुआ है, औ यहां पर लिखा हुआ है। तो यह किसका भेद है? यह संयुक्त स्वर का स्वर है ना, और बाकी 3 किसके हैं? दीर्घ स्वर के हैं। ठीक, बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए, यह दीर्घ हो गया, यह दीर्घ हो गया, यह दीर्घ हो गया, लेकिन यह क्या हुआ? दीर्घ नहीं बल्कि क्या है? संयुक्त, संयुक्त स्वर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरे प्रकार की ओर, जिसमें से भी परीक्षा में हमेशा प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न, इसको भी देख लिया जाए। जो हमारा दूसरा प्रकार है, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। पहली बात तो आपको जानना जरूरी है कि मात्रा किसको कहते हैं। मात्रा किसको कहते हैं? तो मात्रा को के लिए आप हमेशा ध्यान में रखिए, स्वर का स्वर के उच्चारण में लगा समय, जो स्वर के उच्चारण में लगा हुआ समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जितने भी स्वर हैं, स्वरों की संख्या हमने पिछले वीडियो में बताया था, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक ना, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक, अब देखिए, अब इन स्वरों को हम यहां पर 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व, ह्रस्व माने होता है क्या? बताइए। ह्रस्व माने छोटा, ह्रस्व माने छोटा। इसको हम लघु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? ये 4 है। कौन कौन? अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर है। अभी इसके पहले जो हमने उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया है, इसमें भी हमने यही चीज बतलाया है। ठीक ना, जो एकल स्वर है या एक मात्रिक स्वर है, जो ह्रस्व स्वर है, ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। न तो 4 से 5 होते हैं, न तो 4 से 3 होते हैं। ठीक, अब देखिए, जो दूसरा प्रकार है वह है दीर्घ स्वर। जो दूसरा प्रकार है वह है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ,
आओ। अब गिनिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई, 7। अब जोड़िए 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। यही हमने बताया है पिछले वीडियो में भी, और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। इनकी संख्या यानी स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक ना। अब देखिए जो प्लुत स्वर है, ये प्लुत, जो प्लुत स्वर है, अब इसको क्या, यह क्या चीज है, यह जो ह्रस्व स्वर है, यह जो ह्रस्व स्वर है, इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में हमने पहले ही बता दिया है कि उच्चारण की मूल है इसका, इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या ऐसे कहिए कि एक चुटकी बजाने के बराबर टाइम लगता है, ठीक ना। इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 मानी जाती है, इसके मात्राओं की संख्या 1 मानी जाती है। जो दीर्घ स्वर है, जो दूसरा प्रकार है, इसका ठीक दुगुना समय लगता है इसके उच्चारण में, यानी जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना टाइम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। अब बारी आती है प्लुत स्वर की, तो ऐसे समझ लीजिए एकदम साधारण रूप से कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है, मैं लिख रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है इसका उच्चारण कीजिए, ओम, ना, या और आराम से कर सकते हैं, ओम, है ना। तो अब इसको देखिए ध्यान से, जब उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ही ज्ञात होगा कि यह जो ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, इसकी अपेक्षा सबसे ज्यादा समय इसके उच्चारण में लग रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका प्रयोग होता कहाँ है, इसका प्रयोग होता कहाँ है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह जान लीजिए कि हंसने में, क्या करने में, हंसने में पहला नंबर, दूसरा नंबर रोने में, दूसरा नंबर रोने में, और तीसरा नंबर किसी दूर व्यक्ति को, किसी दूर खड़े व्यक्ति को, व्यक्ति को बुलाने में, बुलाने में इस प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा, हंसने में इसका प्रयोग होता है, रोने में कोई बच्चा रोता है या कोई हंसता है, आप भी हंसते होंगे, है ना, आंकड़ा लगा लीजिएगा। या दूर व्यक्ति कोई खड़ा है तो उसको जब हम बुलाते हैं तो इस स्वर का प्रयोग होता है। तो यह है मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।